नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल novelsinaudio.com में। मित्रों, आप सुन रहे हैं रानू का प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास प्यासी नदी का तीसरा भाग। तो आखिर तुम्हारी छुट्टी हो ही गई, लिली ने उसके सामने कॉफ़ी का एक कप रखते हुए कहा और उसके टिन के सूटकेस को देखा जो वह कुछ देर पहले यहाँ लेकर चला आया था। हाँ, राजीव ने एक आह भरी। आखिर ऐसी गाड़ी कब तक घिस घिस कर चलती। वैसे चाहता अवश्य था कि एक बार शिप्रा से भेंट हो जाती तो अच्छा था। क्यों? लिली चटकी। क्या उसमें और पंकज में कोई अंतर है? वे बड़े लोग हैं, एक नौकर के चलते आपस में कभी बुराई नहीं लेंगे। हाँ, यही सोचकर तो चला आया। राजीव ने अपनी पलकें पोंछीं। उसे नौकरी जाने का बहुत अधिक दुख था, विशेषकर उस हालत में जब वह बिल्कुल ही निर्दोष था। उसने बात जारी रखी, परंतु फिर भी विश्वास सा नहीं होता कि शिप्रा मुझे बिना कसूर नहीं निकाल सकती। उसके प्रति लोगों के दिल में बहुत गलत धारणा है। मैंने तो उसे पहले से ही कहीं बदला पाया है। तुमसे प्रेम हो गया होगा, लिली। राजीव को यह मजाक जरा भी पसंद नहीं आया। औरत का कोई ठिकाना नहीं, जब प्रेम करती है तो आकाश छोड़कर धरती की धूल बनने से भी नहीं चूकती। लिली हंसी। वैसे घबराओ नहीं, शिप्रा पर यह बात लागू नहीं होती। जिसके पास दिल ही ना हो तो प्यार कैसा। राजीव कुछ न बोला, अपनी परेशानियों में डूब गया। अपनी सारी बातें उसने आते ही लिली को बता दी थीं। मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन करना चाहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद लिली ने फिर कहा, परंतु जब उस चुड़ैल ने सख्ती से मुझे मना कर दिया तो दोबारा मैंने तुमसे मिलना उचित नहीं समझा। क्या लाभ कि तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ती। लेकिन कब तुमने फ़ोन किया जो उसने मना कर दिया? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। दूसरे ही दिन, जब तुम वायदा करने के बाद भी नहीं आए। ओह, राजीव ने कहा और सोचने पर विवश हो गया कि शिप्रा इतना प्रतिबंध लगाने के बाद भी कभी कभी क्यों इतना अधिक दयालु हो चली थी। और फिर आज की घटना तो विश्वास करने योग्य भी नहीं थी। उसकी वह दृष्टि जिससे उसने उसे देखा था, नामात्र भी घृणा की चिंगारी या हाकिमों का रुआब नहीं रखती थी, बल्कि उसने प्रतीत किया था कि वह कुछ कहते कहते ही बात टाल गई थी। उस दिन के बाद से मैंने तुमसे मिलने का विचार ही छोड़ दिया, लिली ने कहा। यदि तुम्हारी कोठी के चक्कर लगाती तो तुम समझते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? राजीव चौंका। हाँ, लिली अपनी ही धुन में बोली। लड़कों को गलतफहमी जरा जल्दी ही हो जाती है, परंतु मैं बता देना चाहती हूँ कि हम दोस्त अच्छे प्रमाणित हो सकते हैं, जीवन साथी नहीं। जीवन साथी बनाने के लिए अपनी पसंद का अवश्य विचार रखना चाहिए। अब यदि मैं तुमसे विवाह कर लूं तो भला किस प्रकार खुश रहूंगी। तुम चाहोगे कि मैं सदा तुम्हारे गांव रहूं, घूंघट सदा सिर पर रखूं, जल्दी जल्दी बच्चों की माँ बनूं, तुम्हारी माँ के पैर दबाऊं, आंगन लीपूं, गोबर पाथूं, जबकि यह सब मैं कभी नहीं कर सकती। मैं तो एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की हूँ। विवाह उसके साथ करूंगी जिसके साथ क्लब जा सकूं, डांस कर सकूं, दूर दूर के देश घूमूं। बच्चे अवश्य पैदा करूं, परंतु 2 या 3 बस। राजीव पहले तो बौखलाया, फिर जोर से हंस पड़ा। लिली ने उसके दिल के अंदर झांके बिना ही अपना अनुमान लगाकर इतनी सारी बातें कह डालीं। कहीं लिली को स्वयं तो उससे प्यार नहीं हो गया है? उसने चाहा कि लिली की यह गलतफहमी दूर कर दे। लिली यह न समझ रही हो कि वह उससे प्यार करता है, परंतु फिर वह चुप हो गया। लिली ने उसे आसरा दिया है, उसकी बीमारी में साथ दिया है। इस समय उसे उससे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसके कारण उसका दिल टूटे। जब वह स्पष्ट शब्दों में अपने प्यार का इकरार करेगी तो वह समझा देगा कि उसे उससे प्यार नहीं। प्यार तो उसे कहते हैं जिसके नाम से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसने इस समय आवश्यक समझा कि लिली का धन्यवाद अदा कर दे, जो एक डॉक्टर भेजकर उसने उसकी गिरती अवस्था को संभालने का प्रयत्न किया था। लिली, उसने कहना चाहा, मैं बहुत आभारी हूँ कि। तभी कमरे में वीर सिंह ने प्रवेश किया। ओह राजीव, कहाँ रह गए थे भाई? जोश में कहते हुए भड़कर उसने उसके कंधे पर हाथ मारा। राजीव की बात अधूरी रह गई। सम्मान देने के लिए वह खड़ा हो गया। बैठो बैठो, एक कुर्सी पर स्वयं भी बैठते हुए उसने कहा, परंतु तभी समीप टिन का सूटकेस देखकर वह चौंक पड़ा। अरे, यह कहाँ की तैयारी? अपने देश जा रहा हूँ, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। जा रहे हो? कब? आज रात वाली गाड़ी से। रात वाली गाड़ी से? लिली चौंकी। आज तुम्हें जाने कौन देगा? आज 15 अगस्त है। आखिर यह 2 टिकटें किसके काम आएंगी?
जाना ही है तो कल सुबह 9 बजे वाली गाड़ी से जाओ। लेकिन राजीव सकुचाया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। लिली बच्चों के समान जिद करके बोली, मुझे सुंदरी प्रतियोगिता में भाग लेना है और इसलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुम नहीं आते तो बात अलग थी, फिर शायद मुझे अंकल को ले जाना पड़ता, परंतु अब तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। वह तो ठीक है लिली, परंतु इतना बड़ा होटल और मैं। राजीव घबराया। होटल बड़ा हो या छोटा, जब हमें किट मिली है तो कोई निकाल नहीं सकता। और फिर तुम शिप्रा से मिलना भी तो चाहते थे, शायद वह वहां आ जाए तो मुलाकात हो सकती है। चाहो तो मिल भी लेना। अब वह तुम्हारी मालकिन तो है नहीं जो फटकार दे और तुम सहन करो। राजीव को शिप्रा से मिलने की आशा दिखाई दी। उसने स्वयं तो उसे निकाला नहीं, यदि रखना होगा तो वहीं कह देगी कि वापस आ जाओ। उसने हाँ कह दी। यदि शिप्रा से मिलकर तुम्हें निराशा हो तो आज तुम उसे दिखा दिखाकर उस सब में खूब भाग लेना। लिली ने फिर बच्चों समान जिद की। ऐसा प्रकट करना ही तुम्हें अब उसका जरा भी विचार नहीं। तुम उसके नौकर नहीं हो, वह तुम्हारी नौकरानी है। राजीव ने चाहकर भी मुस्कुरा दिया। वीर सिंह राजीव से बातें करने में लग गया तो लिली ने उसका एकमात्र नीला कोट उतरवा कर वीर सिंह की गाड़ी से पेट्रोल निकालते हुए काफ़ी हद तक ड्राईक्लीन कर दिया। फिर उसकी दुर्गंध दूर करने के लिए उसके कोट पर अपनी आधे से अधिक इत्र की बोतल छिड़क दी। शाम को अपने तैयार होने से पहले उसने अपने हाथों राजीव के सिर में सुगंधित तेल लगाया। पाउडर की हल्की सफ़ेदी की टाई नहीं थी, इसलिए अपना स्कार्फ उसके गले में बांध दिया। फिर उसे दर्पण दिखाया तो राजीव को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। वह जमाना, वे दिन सब स्वप्न बन गए थे। देख लो, लिली ने शौकी से कहा, काफ़ी सुंदर हो तुम। कोई भी लड़की तुम्हारी घनी काली आंखों से प्रभावित हो सकती है, परंतु मैं नहीं। लिली ने मानो अपने आप को तसल्ली दी, या फिर अपनी सुंदरता के कारण वह राजीव के आगे झुकना नहीं चाहती थी। फिर जब लिली स्वयं बन संवर कर उसके सामने खड़ी हुई तो राजीव उसे देखता ही रह गया, ऊपर से नीचे तक। किसी चित्रकार ने अपनी कला को मानो अंतिम टच दे दिया था। खिलता हुआ मुखड़ा, मस्तक पर लटों का लहराना, उसका जीवन मानो स्वयं एक प्रश्न का प्रतीक था जिसका उत्तर पाने के लिए उसे एक जीवन साथी की आवश्यकता थी। ऐसा जीवन साथी जो उसकी इच्छाओं का विचार रख सके। संसार की सभी नारियों एक प्रश्न हैं, अपने माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए, समाज और सारे संसार के लिए, जब तक कि उनकी धारा समान बहती जवानी विवाह के एक बिंदु पर केंद्रित ना हो जाए। लिली शायद उसे चाहती है, परंतु अपनी पसंद उसके अधीन नहीं करना चाहती। शायद इसलिए बार बार कहती है कि उसे उससे प्यार नहीं। कानों में सीप के बड़े बड़े बुंदे, आंखों में गहरा काजल, ओठों पर सुर्खी, कटी आस्तीन के ब्लाउज में उसकी मरमरी बाहें, मिनी स्कर्ट के नीचे सफ़ेद घुटनों पर मछलियाँ फड़क रही थीं। गोल पिंडलियों पर रेशम से बाल थे। ऊंची एड़ीदार जूतियों के कारण उसका कद और ऊंचा हो गया था। राजीव उसे देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो राजीव? लिली ने उसे खोया देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। तुम बहुत सुंदर हो लिली। राजीव ने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा की। कुछ सुंदरताएं संसार में केवल प्रशंसा करने योग्य ही होती हैं, अपनाने योग्य नहीं। लिली ने झूमकर राजीव का हाथ पकड़ लिया और बोली, थैंक यू, और फिर उसकी आंखों में डूब जाना चाहा। राजीव ने एक हल्की सी मुस्कान द्वारा अपनी नज़रें फेर लीं। सहसा नीचे सड़क पर कार का हॉर्न सुनाई पड़ा तो दोनों चौंक गए। चलो, लिली ने बढ़कर कुर्सी पर से अपना ट्वीट का कोट उठाकर पहनते हुए कहा, वीर अंकल जा रहे हैं, हमें छोड़ देंगे। राजीव उसके साथ हो लिया। रॉयल होटल नियोन साइन की सजावट में दूर ही से दिखाई पड़ गया। वीर सिंह ने दोनों को पोर्टिको के नीचे उतारा और दूसरी ओर से घूमकर बाहर निकल गया। राजीव ने अपने आप को ऐसी जगह प्रतीत किया तो पांव कांप गए, परंतु लिली निश्चिंत होकर उसके लिए आगे बढ़ गई। एक गैलरी द्वारा होकर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां पहले ही से काफ़ी लोग एकत्र थे। रंग बिरंगे वस्त्र, जवान बूढ़े, सभी जीवन का आनंद उठाने यहाँ चले आए थे। इतने बड़े बड़े लोग और वह एक साधारण व्यक्ति। हंसों के बीच कौवा। मन हुआ यहाँ से भाग जाए, परंतु लिली का उसे काफ़ी बड़ा सहारा था। उसने देखा पुरुषों ने जिस कदर अपने आप को गर्म सूट बूट से सुसज्जित कर रखा था, लड़कियाँ उसी प्रकार अर्धनग्न
सी अपनी सुंदरता दिखाने में व्यस्त थीं। होटल वातानुकूलित था, इसलिए ठंड का प्रश्न ही नहीं था। आर्केस्ट्रा की धुन जारी थी, जाम के साथ कहकहे भी थिरक रहे थे। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति दुख और दर्द से अनभिज्ञ मालूम पड़ रहा था। हॉल के दोनों ओर कॉरिडोर में डिनर के लिए कुर्सी मेज सजी थीं और एक और बार था जहाँ जो चाहता अपने खाते में शराब प्राप्त कर सकता था। एक व्यक्ति सफ़ेद कोट पहने आया तो लिली ने अपने पर्स से टिकटें निकालकर दिखाईं। उसने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें 2 सीट दिखा दी। आसपास कुछ लोग बैठे गप्प में व्यस्त थे। राजीव फटी फटी दृष्टि से हॉल के अंदर की सजावट देखने लगा। क्या देख रहे हो राजीव? लिली ने उसकी बौखलाहट को देखकर अपने ओठों की हंसी छिपाई। यह लोग कितने भाग्यशाली हैं। राजीव ने एक गहरी सांस ली। हाँ हैं तो, लिली बोली। इसलिए तो मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि जीवन के सारे दुख दर्द ताक पर रखकर मनुष्य को एक बार अवश्य ही वास्तविक आनंद उठा लेना चाहिए। किसे मालूम कौन कब तक जीता है। राजीव कुछ ना बोला। लिली के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा सोचती है। यदि उसके पास भी बीमार माँ, बूढ़ा बाप, 3 छोटी बहनें होती तो वह पूछता। सहसा पंकज को तेजी के साथ अपनी ओर आते देखकर राजीव कांप गया। पंकज उसी को घूर रहा था। पंकज के पीछे सरोज भी थी। तुम्हें यहाँ आने की आज्ञा किसने दी? पंकज क्रोध से लाल पीला होकर चीखा। राजीव सटपटा कर उठ खड़ा हुआ। क्यों? अचानक लिली तैश में आकर उठ खड़ी हुई। पंकज पर उसे सख्त क्रोध आया। बोली, यह होटल क्या तुम्हारे बाप का है? पंकज एक पल के लिए बौखला गया, फिर चीखा, शट अप, यू शट अप। लिली आपे से बाहर हो गई। तभी बीच में सरोज आ गई। पंकज को पीछे करते उसने राजीव तथा लिली से क्षमा मांग ली। पंकज को खींचकर दूसरी ओर ले गई। जिस तेजी से लोग एकत्र होने लगे थे, वैसे ही चटकर अपने स्थान पर वापस चले गए। राजीव ने देखा लिली का रंग क्रोध में और खिल उठा है। मैं राजीव ने अपने आप को इस वातावरण योग्य न समझते हुए दिखारा। बोला, मेरा विचार है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। लिली ने उसे पूरे अधिकार से फटकारा और अपना कोट उतारने लगी। राजीव ने उसे सहारा दिया और कोट कुर्सी पर टांग दिया। बैठते हुए लिली ने कहा, यदि तुम यहाँ से गए तो मेरा और भी अपमान होगा। अब तो तुम्हें टैप डांस में विशेष तौर पर बड़े घर की लड़कियों के साथ डांस करने भेजूंगी ताकि लाट साहब का बच्चा और जले। जाने कौन था कमबख्त। यह पंकज था, शिप्रा का भाई। राजीव भी कुर्सी पर बैठ चुका था। ओह, लिली ने ओठों को गोल करके कहा, फिर वेटर को अपनी ओर आने का इशारा किया और बात पूरी की। तो यह बात थी। हाँ, चलो अच्छा हुआ भेंट हो गई। काफ़ी अच्छी भेंट रही। जब भाई ऐसा है तो बहन का चुड़ैल होना स्वाभाविक है। तभी वेटर वहाँ आ पहुँचा तो उसने राजीव से पूछा, क्या पियोगे? 1 गिलास ठंडा पानी। अरे इतनी जल्दी घबरा गए? लिली हंस पड़ी। कुछ बड़े लोग आवश्यकता से अधिक घमंडी होते हैं। यह वेटर की ओर पलटी। हाँ, 1 पैग ड्राई जिन और 1 कोका कोला। कोका कोला इस ठंड में? यह आज का फैशन है। साथ देने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। शायद इसी फैशन की मांग को पूरा करने के लिए तुम शराब पीने लगी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लिली बोली। शराब मैं केवल कभी कभी ही पीती हूँ, जब डांस स्कूल में बहुत अधिक थक जाती हूँ। आज इसलिए पी रही हूँ ताकि उत्सव का पूरा आनंद उठा सकूँ। राजीव ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा। वेटर ने जाम और कोका कोला मेज पर रखा तो लिली ने जाम उठाकर उसकी बोतल से टकराया, फिर एक चुस्की लेकर बोली, वैसे मैं तुम्हें कभी इसे छूने की भी राय नहीं दूंगी। क्यों? राजीव को उसकी बातों में दिलचस्पी हुई। क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, सीधे साधे, सुंदर और पढ़े लिखे गंवार। अच्छी तो तुम भी हो। राजीव ने उसका दिल रखा। थैंक यू। लिली उसकी बात को कम महत्व देती हुई बोली, अच्छी तो मैं सभी को लगती हूँ, परंतु तुम्हारी पसंद का स्वाद अलग है। राजीव मन ही मन प्रफुल्लित होता रहा। वह जो उस तरफ मोटा खड़ा है ना, लिली ने उसे एक आदमी को दिखाया जो इतना मोटा था कि उसका सिर, गर्दन, सीना, पट, पैर ऊपर से नीचे तक एक लट्ठे समान था। वह एक घी की मिल का मालिक है। दूसरों को नकली तथा अपनों को असली घी पिलाता है।
3 जवान लड़कियों का बाप है, ठीक से चल भी नहीं सकता, फिर भी मुझसे प्रेम करता है। राजीव यूं चौंका कि हाथ से कोका कोला की बोतल छूटते छूटते बची। हाँ, उसकी परवाह न करते हुए लिली दूसरी ओर पलटी, और वह बूढ़ा कूसट जो पके हुए आम समान कभी भी मृत्यु की घाटी में पहुंच सकता है, अपनी एक लड़की का ट्यूशन इसलिए मुझसे कराता है ताकि मेरे द्वारा उसका दिल बहला रहे। 200 रुपये मासिक मुझे देता है। कमबख्त को यह नहीं मालूम कि उसका जवान लड़का भी मेरा दीवाना है। राजीव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ एक और भी आशिकों के मॉडल हैं। लिली हंसकर बोली, टैप डांस में देखना, ये लोग किस प्रकार मुझसे चिपकने का प्रयत्न करते रहेंगे। और मेरी पसंद का स्वाद क्या है? तुम्हारी नज़र इन लोगों समान नहीं है, लिली ने पूरे विश्वास से कहा। तुम मुझे दिल की गहराई से पसंद करते हो, प्यार करते हो। राजीव इस बात पर चौंका नहीं, परंतु यह निश्चय अवश्य कर लिया कि जाने से पहले लिली की यह गलतफहमी वह अवश्य दूर कर देगा। इस समय ऐसी बात करना उचित नहीं था। अभी लिली खुश है, उसे खुशी खुशी इस उत्सव में भाग लेने देना चाहिए। डांस का प्रोग्राम अपने निश्चित समय से आरंभ हुआ। हॉल के अंदर का प्रकाश मध्यम करके आर्केस्ट्रा की धुन वातावरण में तैर गई। हसीन जोड़े बाहों में बाहें डाले फर्श पर थिरक आए तो राजीव को लेकर लिली भी पहुंच गई। राजीव अपने पैरों को बहुत संभाल कर चला रहा था, ऐसा ना हो कि उसके अंदर की कोई कमी कोई परख ले। लिली का तराशा हुआ शरीर उसकी बाहों में एक नाव समान डोल रहा था। थिरकते समय लिली उसे बहुत सारी बातें बताईं जो उन दूसरी लड़कियों के साथ डांस करते समय पेश आ सकती थीं। टैप डांस के मध्य ट्विस्ट, चा चा चा, चाइविंग जैसे फास्ट डांस करने वाली लड़की को टैप मत करना। जो फास्ट ट्रॉग या वॉल्ट्स करती हो, उन्हें लेकर अपने ढंग पर थिरकने पर विवश रखना। कोई भी लड़की तुमसे प्रभावित हो सकती है, परंतु किसी पर फिसल कर मत कह देना कि तुम कौन हो। यहाँ झूठी शान वालों का अधिक बोलबाला है, आदि आदि। राजीव उसकी बातों को ध्यान में रखकर मुस्कुराता रहा। उसने देखा यहाँ शैवाल भी उपस्थित है। बाहों में एक नई लड़की है, फिर भी लिली पर उसकी निगाह बार बार उठ जाती है। उसे शैवाल ने एक बार घूरकर देखा था, परंतु उत्तर में ऐसी ही सख्त आंखें पाकर उसने अपनी निगाहें फेर ली थीं। लिली को वह उसी समय देखता था जब राजीव की निगाहें उसकी ओर नहीं होतीं। पंकज और सरोज एक दूसरे की ओर थिरक रहे थे, बाहों में बाहें डाले, आंखों में नजरें पिरोए, बिल्कुल समीप, एक दूसरे से सटकर, मानो अंदर ही अंदर छिपाकर दिल बदल रहे हों। राजीव ने शैवाल को कई बार सरोज पर भी निगाह जमाते देखा। ऐसा लगता था मानो सरोज का अचानक ही उसे छोड़ देना खल गया था। सरोज शैवाल को देखते ही भीगी बिल्ली बन जाती थी। शायद उसे डर था कि शैवाल पंकज के आगे उसकी वास्तविकता खोल देगा। अपने बारे में शायद उसने पंकज से सब कुछ छिपा रखा था। आर्केस्ट्रा की धुन समाप्त हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। ऑर्केस्ट्रा फिर आरंभ हुआ तो जोड़े फिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले समा गए। कुछ एक जोड़े काउंटर की ओर बढ़कर जाम चढ़ाने लगे थे। लिली ने भी पैग एक झटके से लिया और अपने भीगे ओंठ लिए राजीव की बाहों में आ समाई। उसकी आंखों में नशा था, गहरी गहरी सांसों में नशा था, और राजीव पर जैसे इसका नशा चढ़ने लगा। लिली राजीव की और समीप हो गई, उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया, आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई स्वप्न देख रही हो। इतना सुंदर वातावरण, ऊपर से एक सुंदर लड़की का साथ, वह भी दिल की धड़कनों से भी अधिक समीप। उसका मन डोला। आज वह भी क्यों ना शराब का एक घूंट लेकर देखे, जीवन का आनंद दोगुना हो जाएगा। फिर जाने जीवन में ऐसे पल आएं या ना आएं, परंतु उसकी वास्तविकता ने उसके मन को धक्का मारा तो उसे सब्र करना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारियां, आज की वह हकीकत उसके जीवन भर के स्वप्न के लिए बहुत है। धुन बहुत देर तक जारी रही और जोड़े आंखों में आंखें डाले अपने दिल की धड़कनें मिलाए जीवन की उमंगें बढ़ाते रहे। प्रकाश धीमा तेज होकर अपने रंग में बदलता रहा, लाल, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला, ताकि थिरकते जोड़ों को अधिक से अधिक समीप होने का अवसर मिलता रहे। ऐसा लगता था मानो अप्सराएं अपना जोड़ा लिए धरती पर उतर आई हों। ऑर्केस्ट्रा की धुन समाप्त हुई, तालियां गूंजीं। ऑर्केस्ट्रा फिर आरंभ हुआ
तो अनाउंसर ने टैप डांस बना दिया। हॉल के अंदर चहल पहल बढ़ गई। जो नवयुवक किनारे खड़े हसीन तितलियों को तरस रहे थे वे झट फर्श पर उतर आए। दूसरे पुरुषों के कंधे पर हाथ रखकर टैप करते हुए उन्होंने उनके पार्टनर छीन लिए। फिर यह दौर चलता ही गया, कोई किसी के साथ तो कोई किसी के साथ बदलता गया। राजीव के कंधे पर भी किसी ने हाथ रखा तो वह पहले चौंक पड़ा था, परंतु फिर स्वयं को संभालकर उसने लिली का साथ छोड़ दिया था। लिली एक अजनबी की बाहों में भी उसी प्रकार मुस्कुराती चली गई थी जैसे उसके पास थी, परंतु उसने बुरा नहीं माना था। मन में जलन या पीड़ा उसके लिए होती है जिससे मनुष्य प्यार करता है। राजीव ने किसी दूसरी लड़की को टैप नहीं किया। पराई लड़कियों के प्रति उसमें ना साहस उत्पन्न हुआ ना रुचि। चुपचाप लोगों के बीच से कतराता हुआ वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने देखा शैवाल की बाहों में अब सरोज है, पंकज किसी और की बाहों में था। शैवाल सरोज से बातें करने में तल्लीन है। सरोज उसकी बातों से घबरा रही है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। शैवाल उसे अपनी और समीप कर लेना चाहता है। तभी एक बहुत ही मोटे से आदमी ने झूमकर शैवाल को टैप किया तो सरोज की जान में जान आई, परंतु वह मोटा आदमी भी शैवाल से कम नहीं था। सरोज इसकी बाहों में सींग सलाई समान थी। सरोज पर वह झुकता ही जाता। सीधा होता तो पग लड़खड़ा जाते। उसके बदबूदार जबड़ों से सरोज अपना चेहरा बचा रही थी। राजीव ने देखा सरोज आकाश से गिरी तो खजूर पर अटक गई है। पंकज एक ऐसी औरत के मध्य फंसा है जिसे ग्रहण करने के लिए उसे कोई टैब ही नहीं करता। सरोज को वह मजबूर दृष्टि से देखकर सब्र कर रहा था। राजीव अपने स्थान से उठा। सरोज के पार्टनर को उसने टैप किया तो सरोज की जान में जान आई। जाने कौन बदतमीज था। अपना आंचल संभालकर राजीव की बाहों में आती हुई बोली, इसलिए तो कितनी लड़कियों ने टैप डांस में भाग नहीं लिया। राजीव ने कहा। सरोज कुछ न बोली, अपनी गलती का एहसास करने लगी। क्या मुझे पूछने का अधिकार है कि शैवाल की बाहों में आप इतनी नर्वस क्यों थी? उत्तर में सरोज लगभग सिसक पड़ी। फिर उसके कदमों से कदम मिलाकर थिरकते हुए उसने बताया, शैवाल धमका रहा था कि उससे मिलती रहूं, वरना मेरे सारे पत्र तथा तस्वीरें वह पंकज को दिखा देगा जो उसके पास सुरक्षित हैं। दिखा देगा तो दिखा दे, राजीव ने कहा। आखिर गलती हर इंसान से होती है। यह ठीक है, परंतु शैवाल ने मुझे अभी भी मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें अपने साथ खिंची दिखाई हैं जिन्हें देखते ही पंकज का मुझसे घृणा करना आवश्यक है। पत्र भी मैंने प्यार की वेग में इस प्रकार लिख दिए थे कि डर के मारे पंकज को अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। बहुत प्यार हो गया है पंकज से। हाँ, बहुत अधिक, सरोज ने आह भरी। इसलिए उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। उसकी जुदाई मैं सहन नहीं कर सकूंगी। शैवाल के साथ मेरा बचपना था, भूल थी, जिसका एहसास अब होता है। मुझे कठपुतली बनाकर वह मुझसे नाजायज़ लाभ उठाना चाहता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। राजीव ने उसे चेतावनी दी कि शैवाल से दूर रहेगी तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह स्वयं भी इस पाप में बराबर का भागीदार है। उसने और कुछ भी कहना चाहा, परंतु पंकज वहां आकर उसे टैप कर चुका था। राजीव को वह बहुत घूरकर देख रहा था। राजीव बिना कुछ कहे वहां से हट गया। उसने देखा लिली शैवाल की बाहों में झूल रही है। बातें करती है तो चहक सी पैदा होती है। आंखों में एक विचित्र ही चमक है। वह आगे बढ़ा और शैवाल को टैप कर दिया। शैवाल ने आंखें निकालीं, परंतु फिर उसे हटना पड़ा। लिली उसकी प्रकार मुस्कुराकर राजीव की बाहों में चली आई। क्या बातें हो रही थी उससे? कदम बढ़ाते हुए उसने पूछा। क्यों, जलन हो रही है? लिली ने उसकी बात का आनंद उठाया। यह बात नहीं लिली, राजीव ने कहा। मैं उसे जानता हूं, दरअसल वह अच्छा आदमी नहीं है। लिली हंस पड़ी। तुम पुरुषों की आदत ही ऐसी होती है कि एक लड़की पर अपना प्रभाव डालने के लिए दूसरे पुरुष की बुराई करते फिरो। लिली, राजीव ने उसे स्पष्ट शब्दों में अपना विचार प्रकट कर देना चाहा, परंतु तभी किसी ने बहुत जोर से उसे टैप कर दिया। उसकी बात पूरी ना हो सकी। उसने पलटकर पीछे देखा। शैवाल अपने जबड़े फैलाए तिरस्कृत भाव से मुस्कुरा रहा था। लिली को उसने छोड़ा तो शैवाल ने बढ़कर उसे अपनी बाहों में पहले से भी अधिक सख्ती के साथ ले लिया। लिली फूल के समान खिलकर उसके साथ थिरकने लगी। राजीव के दिल को चोट पहुंची। लिली ने मानो शैवाल के सामने इसका अपमान कर दिया था।
उसने इस होटल को तुरंत ही छोड़ देना चाहा। ऐसी सोसाइटी पर धिक्कार है। लोगों के बीच से होकर तेजी के साथ बाहर निकलने के लिए उसने पग बढ़ाई ही थे कि अचानक किसी से टक्कर होते होते बची। अपने को संभालकर उसने सामने देखा तो चौंक पड़ा। पैरों तले धरती नृत्य कर गई। क्षमा के लिए ओठ खुले, परंतु आवाज़ घुट गई। सामने शिप्रा खड़ी थी। शिप्रा, उसकी मालकिन। सलामी के लिए हाथ उठते उठते रह गया। उसने देखा शिप्रा उदास है, गंभीर है। आंखों में ऐसी वीरानी है मानो कुछ खो गया है। गहनों से लदी नीले रंग की जरीदार साड़ी पहनने के पश्चात भी उसका चेहरा ऐसा था जैसे पौ फटने से पहले चंद्रमा का हो जाता है। शिप्रा उसी को देख रही थी, एकटक, आंखों में आंखें भरकर, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। वही पहले समान अर्ध खुले ओठों का अंदाज, कांपता हुआ, सिसकता हुआ, परंतु शब्दों के स्थान पर उसकी पलकें छलक आईं। राजीव ने देखा उसकी भीगी पलकों के अंदर उसका प्रतिबिंब है, उसका अपना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपने दिल की पुकार पर वह विश्वास नहीं कर सका। विश्वास का साहस ही नहीं उत्पन्न हुआ। शिप्रा उसकी मालकिन है और वह उसका नौकर, सिर्फ नौकर। सहसा ऑर्केस्ट्रा की धुन रुक गई। हॉल तालियों से गूंज उठा। शेर सुनकर दोनों ही चौंक पड़े। एक स्वप्न था जो टूट गया। दोनों ही इसके शिकार थे, शायद दोनों ही। सहसा शिप्रा की कुछ सहेलियां यहां आ धमकीं। उन्होंने शिप्रा को घेर लिया। तब भी दूर होते समय शिप्रा ने अंतिम बार राजीव को देखा। जाने कैसा संदेश था, कैसी चाह, कैसी उमंग, कैसा भेद था जो वह उससे और केवल उसे ही बताकर अपना साझीदार बना लेना चाहती थी। वह उसका सेक्रेटरी है, शायद इसलिए वह उस पर इतना विश्वास करती है। उसे अपनी नौकरी स्थिर नजर आने की आशा मिली। उसने इरादा कर लिया कि अब और उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बाहर खड़ा होकर वह शिप्रा की प्रतीक्षा करेगा। उससे मिलकर मालूम करेगा कि पंकज के निकालने पर भी उसे अपना नौकर रखना चाहती है या नहीं। वह आगे बढ़ गया। उसने देखा काउंटर पर लिली शैवाल के साथ जाम टकरा रही है। उसने उसकी नज़र बचाकर निकल जाना चाहा, परंतु लिली तितली के समान उड़कर उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। मुझसे नाराज हो क्या? उसने पूछा। मेरी नाराज़गी या खुशी से तुम्हें क्या संबंध? राजीव ने कोट प्रकट किया। ओ राजीव, डोंट बी सिली। लिली को उसके बचपने पर दया आई। तुम सच में स्वीट हो। प्यार में ऐसी जलन का पैदा होना स्वाभाविक है। लिली, राजीव तैश खाकर बोला, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं। लिली उसकी बात झूठ मानकर हंस पड़ी। बोली, गुस्से में तुम और भी सुंदर लगते हो। वैसे तुम्हारे दिल का भेद मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर शैवाल भी बुरा आदमी नहीं है। रुपया, पैसा, ऊंची सोसाइटी मुझे पसंद करता है और उफ। राजीव ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने लिली से स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहा, परंतु लिली के साथ उसका ही नहीं, हॉल में खड़े सभी लोगों का ध्यान बट गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैनेजर स्वयं स्टेज पर आकर अनाउंस कर रहा था, अब एक नया आइटम पेश किया जाता है। यह है लकी पार्टनर डांस। हम पुरुषों को एक एक नंबर के साथ एक एक नकाब बांट रहे हैं। लेडीज़ अपना नंबर स्वयं लकी बॉक्स से निकालेंगी। जिस लेडी का नंबर जिस पुरुष के नंबर से मेल खाएगा वह उसी के साथ डांस करेगी। पुरुष नंबर प्राप्त करते ही नकाब अपने मुखड़े पर डालकर कृपया एक लाइन में खड़े होते हुए दूसरे की ओर मुंह फेर लें। हॉल के अंदर बहुत तेज ताली बजी। हियर हियर। देखते ही देखते कुछ सुंदर लड़कियां फर्श पर उतर आईं। उन्होंने पुरुषों की पीठ पर नंबर प्लेट आंकना आरंभ कर दिया। प्लेट प्लास्टिक की थी और लगभग 8 इंच बड़ी, ताकि दूर से ही नंबर दिखाई दे जाए। राजीव ने लिली को देखा। वह बात करने का समय नहीं। उसने यहाँ से चला जाना चाहा कि तभी एक लड़की पीछे से आकर उसकी पीठ पर नंबर प्लेट टाँकने लगी। राजीव झिझका। वह शिप्रा के रहते हुए इस डांस में भाग नहीं लेना चाहता था। फिर वह डांस जाने किस ढंग का हो। 1 मिनट प्लीज़। उसे ठीक से खड़ा रहने के लिए कहते हुए उसने प्लेट की पिन दबाई। फिर प्लास्टिक की टोकरी में से एक नकाब निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। आंख नचाती हुई बोली, वेरी लक्की, बहुत भाग्यशाली हो। छेप मिटाने के लिए उसने नकाब ले लिया। तभी लिली ने उसकी पीठ का नंबर देखा तो चहककर सामने अधमकी। बोली, लकी 7। राजीव के लिए कोई प्रसन्नता की बात नहीं थी, परंतु अब जब नंबर लग ही चुका है तो उसे नकाब भी पहनना पड़ा। इस प्रकार यहाँ से चले जाना और अपमान की बात होगी।
पुरुषों को उसने एक कतार में खड़े होकर दूसरी ओर मुंह फेरे देखा तो वह भी उनमें सम्मिलित हो गया, परंतु एक किनारे, जहां नीला बल्ब होने के कारण कम प्रकाश था। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, जाने कौन लड़की उसकी पार्टनर बने। पश्चिमी मनोरंजन के ढंग भी खूब हैं, सुंदर, निराले और दिलचस्प। यदि शत्रुता भी हो तो इस समय पार्टनर बनकर मित्रता में बदल सकती है। लड़कियों के लिए नंबर छोटे छोटे सीप पर लिखे थे, जिसे हथेली के लिए वह पुरुषों की ओर आती, नंबर मिलाती और फिर पीछे चुपचाप खड़ी होकर अपनी हथेली आगे बढ़ा देती। लड़कियों के दिल में एक विचित्र सी धड़कन होती, इस नकाब के पीछे उसके पार्टनर की सूरत जाने कैसी हो, कौन है यह, आदि आदि। मनचले नवयुवक किसी न किसी बहाने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपने पार्टनर को देख ही लेते थे। मंचली लड़कियां इसके लिए तरस रही थीं। सुंदर पार्टनर को पाकर नवयुवकों का मन झूम उठा था। राजीव की पार्टनर अब तक नहीं आई थी। 7 नंबर निकलने में देर थी। गर्दन घुमाकर राजीव ने कतार में खड़े लोगों का निरीक्षण किया। वह शैवाल है, नकाब छोटा है इसलिए कोई भी पहचान लेगा। उसकी पीठ से लगी कोई भैंस समान मोटी औरत खड़ी है, बार बार झुककर शैवाल की ओर देखना चाहती है, परंतु शैवाल इस प्रकार मुंह छुपा रहा है मानो उसके दामन से भैंस मान दी गई हो। सरोज के भाग्य का लड़का काफ़ी अच्छा है। मुखड़ा दूसरी ओर होने के पश्चात भी वह सरोज से बातें कर रहा है। समीप ही पंकज खड़ा है, सरोज को बहुत हसरत से देख रहा है। सरोज बहुत उदास है, शैवाल के भय से शायद। पंकज के पीछे कोई मिनी स्कर्ट वाली लड़की है, उसके पीछे से कमर में हाथ डाल रखा है जैसे डांस करने को अधीर हो। और वह रही लिली, उसका पार्टनर वही बूढ़ा है जिसकी लड़की का वह ट्यूशन करती है और जिसका लड़का उस पर दीवाना है। उस बूढ़े के दांत नहीं हैं, फिर भी मुंह खोलकर हंस रहा है। उस छरहरे बदन वाली सुंदरी को वह घी का मालिक मिला है, शायद वह उसकी अपनी बेटी है, जब ही इतना खामोश है। बेल बॉटम वाली उस हसीना को वह शराबी मिला है, जिसके साये से भी वह टैप डांस से घबरा रही थी। वारे लक्की पार्टनर डांस, उसे डर हुआ कहीं कोई मोटी भैंस उसके भाग्य में भी ना आ जाए। यह खेल तो जवानों का है, बूढ़े इसमें भाग ही क्यों लेते हैं। जिन लड़कियों को उनके मतानुसार लड़के मिले थे, उन्होंने पहले ही उसकी कमर में अपने हाथ डाल रखे थे। राजीव कमर पर हाथ रखे दूसरों का तमाशा देखने के बाद अपनी पार्टनर की प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी बाहों पर किसी का स्पर्श प्रतीत करते ही चौंक पड़ा। गरम और कोमल स्पर्श। अपनी आंखें उसने नीची की। एक गुलाबी हथेली के बीच एक नंबर था, 7। लंबी उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी। अंगूठी का ऊपरी भाग वह नहीं देख सकता था, फिर भी एक अज्ञात भय से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी गर्दन थोड़ी और नीचे झुकाई। कलाई में पड़े कड़े जाने पहचाने थे, वह सब ना कर सका और पीछे पलटा। सामने शिप्रा खड़ी थी, उसका रक्त ही जम गया। मन हुआ यहाँ से तुरंत भाग जाए। भाग्य ने उसके साथ यह कैसा मजाक रखा, उसके होश उड़ गए। शिप्रा अपनी वीरान आंखें लिए उसी को देख रही थी, अपनी हथेली को उसी प्रकार फैलाए मानो 7 नंबर रखकर उसे इस नकाबपोश के साथ थिरकने का पूरा अधिकार था। बेहतर होगा यह राज खुलने से पहले वे यहाँ से निकल जाए। उसे चले ही जाना चाहिए, वरना यदि शिप्रा ने पहचान लिया तो गजब हो जाएगा। एक नौकर को अपना पार्टनर देखकर वह सख्त मिजाज लड़की तुरंत भड़क उठेगी, फिर जाने क्या हो। उसने झपट अपनी पीठ फिर शिप्रा की ओर कर दी और निकलने का बहाना ढूंढने लगा। उसने पग उठाया भी नहीं था कि ड्रम के स्वर के साथ आर्केस्ट्रा आरंभ हो गया। अधीर जोड़े तुरंत ही फर्श पर थिरक आए। राजीव के पग मानो फर्श पर जहां तहां चिपके रह गए। अब उसने अपना दम साध लिया, जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। सहसा शिप्रा स्वयं ही उसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ विचित्र ही दृष्टि से उसने राजीव को देखा, शायद उसे मूर्ख समझ रही हो। राजीव के हाथ अपने आप ही उसकी ओर उठ गए। शिप्रा फूलों के झुंड समान उनमें समा गई। कटी आस्तीन का ब्लाउज कमर से ऊंचा था तथा साड़ी को उसने कूल्हे के नीचे बांध रखा था। राजीव ने जब उसके अंगों का स्पर्श पाया तो जमा हुआ रक्त उबल पड़ा। दाहिने हाथ में उसका बायां हाथ लिए तथा अपना बायां हाथ उसकी कमर पर आहिस्ता से रखे वह धीरे धीरे थिरकने लगा। शिप्रा कच्चे धागे से बंधी डोर के समान उसके साथ कदम मिलाने लगी। आर्केस्ट्रा की धुन वातावरण में तैरती रही।
और इसके साथ प्रकाश मध्यम होकर अनेक रंगों में परिवर्तित होता गया। हसीन जोड़े एक दूसरे के समीप होते चले गए, परंतु राजीव ने हर पल अपने आप को शिप्रा से दूर ही रखा। शिप्रा फिर भी उसके समीप से और समीप हो जाना चाहती थी। राजीव को शिप्रा के इस व्यवहार पर आश्चर्य भी था। क्या शिप्रा सभी के साथ इस प्रकार थिरकती है? क्या इस डांस की यही मांग है? यही अच्छा है कि नकाब के कारण शिप्रा उसे पहचाना नहीं। ऑर्केस्ट्रा रुकने का नाम ही नहीं लेता था। धुन एक के बाद एक आरंभ होती जा रही थी। प्रकाश परिवर्तित हो रहा था। परिवर्तित होते होते यह गहरे नीले प्रकाश पर आकर स्थिर होगा या हॉल के अंदर केवल छाया ही थिरकती दिखाई देने लगी। जवान उमंगों के दिल और तेजी से धड़क उठे। शिप्रा भी राजीव के समीप हो गई। इतना समीप कि इस ठंड में राजीव का पसीना छूट गया। शिप्रा ने अपने भीगे होंठ उसके आगे बढ़ा दिए। उसकी भाप समान गहरी गहरी सांसें राजीव के चेहरे को छू गईं। उसका दिल बहुत तेजी के साथ धड़कने लगा। अपनी वास्तविकता भूलकर उसने चाहा कि शिप्रा का मुखड़ा अपनी हथेलियों में लेकर चूम ले, परंतु साहस निर्बल था। पत्थर की मूरत बना वह एकटक शिप्रा को देखता रहा। शिप्रा कुछ कहते कहते रह गई। पलकें भीग गईं। झील की सतह पर किसी तारे का प्रतिबिंब हल्के हल्के कांप रहा था। घायल हिरनी के समान उसका मुखड़ा था। होंठ खुलकर मानो प्यास को तरस गए थे। अपने को संभाल नहीं सकी तो अपना मुखड़ा उसकी ओर बढ़ाते बढ़ाते उसने उसकी छाती पर रख दिया और हल्के से सिसक पड़ी। राजीव के लिए हर बात एक स्वप्न थी। शिप्रा अवश्य ही किसी और की भूल में ऐसा व्यवहार उसके साथ कर रही है। फिर भी उसके दिल में बर्छी चुभ गई। सहानुभूति से दिल भर आया। मन हुआ वह शिप्रा का वहम दूर कर दे, उसे बता दे कि यह किसी अमीर की नहीं, एक गरीब की छाती है। दिल उसके अंदर भी है, धड़कता भी है, परंतु अपनी वास्तविकता जानकर इस दिल पर जाने कितनी ही जिम्मेदारियों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। शिप्रा ने उसकी छाती पर सिर रखा तो उसने हटाया नहीं, केवल थिरकते पग धीमे हो गए। राजीव से सब्र करना कठिन हो रहा था। दिल चाहता था कि वह अपने कर्तव्य को भूलकर वह शिप्रा को अपनी बाहों में समेट ले, अपने दिल की धड़कनों में बसा ले। यह कुंवारा दिल अपनी हकीकत से बगावत पर आमादा हो चला था। फिर भी उसने चादर से बाहर पैर नहीं निकाला, केवल दिल की गहराई से प्रार्थना की, यह पल, यह समा कभी समाप्त ना हो, कभी नहीं। यह दौर यूं ही चलता रहे, स्थिर हो जाए। शिप्रा सदा इसी प्रकार उसकी छाती पर सिर रख थरकती रहे। शायद अन्य हसीन जोड़े भी यही कामना कर रहे थे। सहसा ऑर्केस्ट्रा मध्यम हुआ। अनाउंसर ने माइक पर कहा, कुछ देर में 10 सेकंड के लिए सारी बत्तियां बुझ जाएंगी। अंधकार में पुरुष अपना नकाब उतार लें ताकि प्रकाश होते ही लेडीज अपने पार्टनर का परिचय मिल सके। राजीव का दिल भय के कारण बहुत जोर से धड़का। एक हसीन सपना था जिसके टूटने से पहले ही उसे उसकी ताबीर का पूरा अनुमान था। इस अंधकार का सहारा लेकर उसे तुरंत ही यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना इस होटल का आकाश गिर पड़ेगा। शिप्रा उसे देखते ही बरस पड़ेगी। एक नौकर की यह मजाल, सबके सामने उसका इतना अपमान करेगी कि उसे डूब मरने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं मिलेगा। उसे भाग ही जाना चाहिए। और तभी ऑर्केस्ट्रा की धुन रुकते ही सारी बत्तियां एकदम से बुझ गईं। हॉल के अंदर घुटाटोप अंधेरा छा गया, इतना अधिक कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। अंधकार में जाने कितनों के दिल मिले, कितनी ही आवाज़ें ऐसी उत्पन्न हुई जैसे भंवरों ने कलियों का मुख चूम लिया हो। राजीव ने शिप्रा को अलग करते हुए भाग जाना चाहा, परंतु शिप्रा ने उसकी बाहें नहीं छोड़ी, वरना अपने मुख उसकी छाती पर और धंसा दिया। राजीव के पग फर्श पर चिपक कर रह गए। उसने हालत के आगे अपने आप को अर्पण कर दिया। 10 सेकंड होते ही हॉल की सारी बत्तियां एक साथ जगमगा उठीं। तेज रोशनी में राजीव की आंखें चौंधिया गईं। फिर हॉल के अंदर इतनी तेज ताली बजी कि कान फट गए। पुरुषों ने अपने नकाब उतार दिए थे। हसीन जोड़े अपने भाग्य पर चहक रहे थे। एक हलचल सी मची थी, परंतु इस हलचल से बेखबर राजीव अब भी उसी प्रकार खड़ा हुआ था, खामोश पत्थर बुत के समान। अपना नकाब उतारने का साहस नहीं कर सका। शिप्रा ने उसे देखा, बहुत आश्चर्य से, फिर एक ही झटके में स्वयं नकाब खींच लिया। राजीव फिर भी इसी प्रकार खड़ा रहा, स्थिर। शिप्रा ने उसे देखा, पहचाना, परंतु उसके चेहरे का रंग नहीं बदला। आंखों की घटाओं पर शाम की लालिमा नहीं फैली, वरन अपना मुखड़ा उसके और समीप कर दिया। राजीव की आंखों में प्यार से झांका। ओंठ खुले तो आह निकल गई।
और थरथराने लगे। पलकों पर आंसुओं की बूंद आकर अटक गई। राजीव का दिल फट गया। शिप्रा की अवस्था उससे सहन नहीं हो सकी। अपने आप को वह काबू में नहीं कर सका। उसने चाहा कि शिप्रा को वह अपनी बाहों में समाकर प्यार कर ले, परंतु तभी उनके बीच पंकज आ धमका, लड़खड़ाता बहकता। अपने ओठों पर शराब का झोंका लिए राजीव को उसने चूमते हुए घूरकर देखा और फिर नकाब के समान झपट कर शिप्रा की बाँह पकड़ ली। राजीव पीछे पलटा और तेजी के साथ झुंड से कतराता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। होटल पार करके वह सड़क पर आ गया। उसके दिल और दिमाग में तूफान था, जिसका शोर वह सुन रहा था, परंतु समझ नहीं पाया। यह सब आज कैसे हो गया? कैसे? कहीं वह कोई सपना तो नहीं देखकर आ रहा है? शिप्रा एक पहेली समान उसके दिमाग पर छाई रही, जिसका अर्थ निकालने के पश्चात भी वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। यह लोग, इनकी ऊंची सोसाइटी, इनका रहन सहन, खान पान, मनोरंजन, सब कुछ पहेलियों से भरा पड़ा है और उसे यहाँ से अब सदा सदा के लिए चले ही जाना चाहिए, वरना इसका अंजाम जाने क्या हो। सुबह की पौ फटने में अभी देर थी, फिर भी पिछले कुछ दिनों से वर्षा न होने के कारण आकाश पहाड़ी सुंदरी के आंचल समान बेदाग था। नील गगन पर टिमटिमाते तारे कहीं दूर सूर्य की करवट का एहसास करके सहमे सहमे से थे। सुंदर नगर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर राजीव तीसरे श्रेणी के प्रतीक्षालय में शरण लिए चुपचाप एक किनारे बैठा हुआ ठिठुरा रहा था। कंबल ओढ़ने के पश्चात भी ठंड बढ़ती ही जा रही थी। वाराणसी जाने के लिए उसे 9 बजे वाली गाड़ी ही पकड़नी थी। तारों को डूबते देखकर उसे शिप्रा का उदास चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसकी याद में उसने पूरा समय बिता दिया था। पिछली रात की घटना एक स्वप्न समान अब भी उसे बेचैन किए हुए थी। दिन हकीकत स्वीकार करने से अब भी इनकार कर रहा था। शिप्रा जैसी घमंडी तथा पत्थर दिल लड़की उससे प्यार करे जो उसका नौकर है? असंभव। अवश्य वह अपने होश में नहीं होगी। कोई ना कोई कारण तो होगा ही। रात रॉयल होटल से वह लिली के यहाँ पहुंचा था। वीर सिंह ने रोकना चाहा तो उसने स्पष्ट मना कर दिया था। अपना टिन का सूटकेस उठाकर तुरंत बाहर निकल गया था। लिली से उसे सख्त घृणा हो गई थी। कुछ पक्षी चहचहाए, पहाड़ी कौओं ने काँव काँव लगाई। दूर एक पहाड़ी के पीछे से सूर्य की किरण दबे पांव सुंदर नगर में प्रविष्ट हुई तो सुबह के तारों ने सिसक कर शबनम के आंसू बहाते हुए उजाले के आंचल में अपना मुखड़ा छिपा लिया। राजीव ने देखा सामने स्टेशन के बाहर सड़क पर हल्के कोहरे के मध्य एक कार आकर रुकी है। सफ़ेद बर्फ के ढेर समान। उसका दिल बहुत तेज धड़का। शिप्रा यहाँ। शिप्रा के शरीर पर वही साड़ी थी, वही सारे जेवरात थे जो उसने रात डांस के समय पहन रखे थे, परंतु वस्त्रों पर सिलवटें बहुत थीं, मानो वह इन्हीं कपड़ों को पहनकर सो गई थी या फिर रात भर करवटें बदलती रही थी। उसका मुखड़ा इस समय रात से भी अधिक गंभीर था। उदास, रंग उड़ा उड़ा, मानो सब कुछ लुट गया हो। शरीर पर कार्डिगन था जिसे शायद चलते समय जल्दी में उसने पहन लिया था, लापरवाही के साथ। गाड़ी से उतरकर कार्डिगन के बटन लगाते हुए उसने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई, मानो किसी को तलाश कर रही हो। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखकर वह तेजी के साथ स्टेशन की ओर बढ़ गई। राजीव के दिल की धड़कन और तेज हो गई। जाने क्यों शिप्रा यहाँ आई है? शायद किसी को रिसीव करने, शायद उसे ही ढूंढने आई हो, शायद उससे अपने अपमान का बदला ही लेना चाहती हो। अपमान? क्या उसके साथ धोखे से नाचकर उसने कोई पाप किया है? क्या पंकज के निकाल देने पर ही उसे संतोष नहीं मिला? अपने पैरों को उसने समेट लिया और खंबे की आड़ में हो गया। कोई तूफान उस पर अचानक ही बरस पड़ना चाहता था। सहसा कुछ देर के बाद जब उसकी झुकी दृष्टि के सामने नीली साड़ी के नीचे 2 प्यारे प्यारे नन्हे सफ़ेद पंजे सुर्ख चप्पलों में आकर रुके तो वह ठिठक गया। पलकें ऊपर उठाई तो शिप्रा सामने खड़ी थी, बहुत हसरत से आशा और निराशा की झोली फैलाए, मानो उसी को ढूंढ रही थीं, सारे संसार में, सारे जन्म में। ढूंढते ढूंढते वह स्वयं भटक गई थी। एक सुंदर चमन में फूल तो थे, परंतु माली नहीं था, और इस माली को लेने के लिए मानो चमन का सबसे सुंदर फूल स्वयं उसके कदमों में आ गिरा था। राजीव खड़ा हो गया था। शिप्रा को उसने देखा, सूजी हुई आंखें, कजरा फैला,
लटें बिखरी, ओठों की लाली फीकी। राजीव ने अपनी दृष्टि झुका ली, मानो शिप्रा का वह अपराधी था। चलो राजीव, शिप्रा ने कहा, मानो कुछ और कहना चाहती थी, परंतु बात बदल दी। आवाज की कंपन में आज्ञा से अधिक निवेदन था। राजीव एक पल उसी प्रकार खड़ा रहा, खामोश, कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। शिप्रा ने उसका सूटकेस देखा, फिर झुककर स्वयं उठाना चाहा, तो राजीव ने अपने आप से लज्जित होकर स्वयं उसे झट उठा लिया। शिप्रा के ओठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान लहर के समान उठकर लुप्त हो गई, जैसे नदी की खामोश सतह के नीचे किसी छोटी मछली ने करवट ले ली हो। कार के समीप पहुंचकर जब शिप्रा ने राजीव को देखा तो उसने झट अपना सूटकेस डिक्की में रख दिया। जब गाड़ी संभालने को वापस मुड़ा तो शिप्रा पहले ही स्टीयरिंग पर बैठ चुकी थी। वह उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। बैठो, शिप्रा ने अगला गेट खोलकर कहा। राजीव झिझका, परंतु फिर आगे ही बैठ गया, शिप्रा के समीप ही। चुपचाप रहकर उसने अपना सिर झुका लिया। शिप्रा ने कार स्टार्ट कर दी। जब इसे पूरी गति में लाकर छोड़ा तो सूर्य क्षितिज पर आकर अपने प्रकाश द्वारा सारे अंधकार को दूर कर चुका था, परंतु राजीव के दिल में अब भी एक अंधकार संदेह बनकर समाया हुआ था। शिप्रा क्या चाहती है? क्या चाहती है शिप्रा? शिप्रा ने कार का रुख अपनी कोठी की ओर नहीं किया। वह कहीं और उसे ले जाना चाहती थी। धूप जब शरीर को अच्छी लगने योग्य हो गई तो शिप्रा ने चलते चलते अपनी कार की छत खोल दी, कार्डिगन उतारकर पीछे डाल दिया। हवा के झोंकों से उसकी बिखरी लटें और बिखर गईं। बिखर कर जब वह राजीव के मुख से टकराईं तो उसके नथनों को इवनिंग इन पेरिस की सुगंध तर कर गई। शिप्रा ने फिर भी अपनी ओर से लापरवाही बरती, इन लटों को नहीं समेटा और कार की गति बढ़ाती चली गई। जाने वह कहाँ जाना चाहती थी। यहाँ तक कि आसपास की आबादी पीछे छूट गई। चिनार भागने लगे, फिर ढलावन आ गया। एक के बाद एक गहरे मोड़ आने लगे। शिप्रा ने तब भी गाड़ी की गति कम नहीं की। गाड़ी तेज चलाने की उसकी कोई धुन थी, दीवानगी थी, या फिर क्रोध उतारने के लिए वह कोई दुर्घटना कर देना चाहती थी। मोड़ पर पहिए चीख उठते, गाड़ी झुक झुक जाती। इस प्रकार के राजीव को अपने आप को संभालना कठिन हो जाता। फिर भी उसने बहुत मजबूती के साथ दरवाज़ा पकड़ रखा था। ऐसा ना हो कि उसका शरीर शिप्रा को छू जाए। शिप्रा का आंचल ढलक गया था, ढलक कर राजीव की गर्दन से लिपट जाना चाहता था। शिप्रा की लटें उसके ओठों को चूम जातीं। लटों के मध्य उसकी गर्दन शीशे की सुराही समान चमक उठती थी। इस प्रकार के राजीव की अपनी नज़रों पर काबू पाना कठिन हो जाता। शिप्रा एक नामालूम मंजिल पर जाकर सदा के लिए भटकना चाहती थी। ढलवान के बाद और ढलवान, परंतु मोड़ों के बाद कुछ मोड़ कम हुए। फिर काफ़ी देर बाद जब एक सीधी साधारण सी सड़क आई तो राजीव ने गर्मी का आभास किया। उसने पलट कर देखा, सुंदर नगर पीछे छूट गया है। ऊपर ऐसा लगता था मानो पहाड़ी सुंदरी अपने दोनों हाथ फैलाए रूठकर जाने वालों को बुला रही है। उसने अपना कोट उतारना चाहा, परंतु शिप्रा के कारण साहस नहीं कर सका। खुली छत होने के कारण सिर पर धूल छिटक आई थी। गर्मी से पसीना छा गया, परंतु फिर भी चुपचाप उसी प्रकार बैठा रहा। सुंदर नगर 60 मील दूर 6000 फुट ऊंचाई पर छूट गया। सहसा एक स्थान पर गति धीमी करते हुए शिप्रा ने कार को एक कच्ची सड़क पर उतारकर एक ओर मोड़ लिया। गर्द का गुबार पीछे छूट गया। राजीव ने देखा एक बंजर इलाका है, ऊबड़ खाबड़ तथा पथरीला। सामने एक नदी है। सतह शिप्रा की साड़ी समान असाधारणतः नीली है। जब गाड़ी को अत्यधिक धक्के लगने लगे तो शिप्रा ने गाड़ी रोक दी। किनारा सामने था। शिप्रा बाहर उतरी। राजीव भी दूसरी ओर से निकल आया। आश्चर्य से उसने शिप्रा को देखा, परंतु वह उसे एक बार देखकर अपने मुखड़े पर छाई लटों को एक हाथ द्वारा पीछे करती हुई आगे बढ़ गई। रास्ता पत्थरों से भरा पड़ा था। शिप्रा के पग लड़खड़ा जाते। राजीव एक पल वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर उसके पीछे हो लिया। शिप्रा किनारे पहुंची। छोटे बड़े पत्थरों का किनारा, बबूल और नागफनी, ऊंट कटारे तथा झाड़ झंकाड़। पानी की सतह पर कुछ हटकर सिवार फैली हुई थी। शिप्रा वहीं किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। पैरों को उसने चप्पलों समेत पानी में डाल दिया। उससे नज़र चुराकर वह उस पार देखने लगी जहां छिछला पानी अपनी सतह पर उस ओर की चट्टानों का प्रतिबिंब लिए हल्के हल्के कांप रहा था। उस ओर कुछ एक वृक्ष भी थे, सूखे
फल पत्तियों से वंचित। पानी की सतह पर एक भी नाव नहीं थी। एक मानव, एक पशु भी आसपास नहीं था। इस इलाके को जैसे किसी की आह लग गई थी। केवल पत्थर ही पत्थर, चट्टान, कांटे, सिवार, झंखाड़ा। राजीव ने दूर दूर तक देखा। राजीव, शिप्रा ने एक गहरी सांस ली। इस प्रकार मानो जिस बात के लिए वह बहुत दिनों से तड़प रही थी और जिसके कारण इस समय वह यहाँ आई है, आज निश्चित रूप से कह ही देना चाहती थी। राजीव आगे बढ़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसे देख रहे हो? शिप्रा ने नदी की ओर इशारा करके कहा। यह शिप्रा नदी है। किसी जमाने में इसे शिप्रा या अवंती नदी कहते थे। यह कोकरी बर्दी पहाड़ी से निकलती है, जो इंदौर शहर से 12 मील दूर दक्षिण पश्चिम की ओर उज्जैनी गांव के समीप स्थित है। यह पश्चिमोत्तर की ओर 120 मील तक बहकर कालूखेरी गांव के समीप चंबल नदी से जा मिलती है। यह पश्चिमोत्तर की ओर शिप्रा नदी के दामन में जाने कितने ही मंदिर और घाट बंधे हैं, जहां शिप्रा के बारे में तरह तरह की कहानियां लिखी गई हैं। भारतीय इतिहास का अनुमान इसके लिए बिल्कुल ही अलग है, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है शायद कोई नहीं जानता, सिवाय इसकी अथाह गहराइयों के, किनारों के, पानी की लहरों के, जो कहीं न कहीं अवश्य करवट लेती रहती है। शिप्रा एक पल को रुकी, फिर बात जारी की। यह जो इलाका तुम देख रहे हो, यह सुनसान और उजाड़ इलाका, जहां एक भी नाव नहीं, किनारों पर फूल नहीं, सूखे पेड़ और सख्त चट्टानें हैं, यह भी शिप्रा नदी का ही एक भाग है। अब शिप्रा खड़ी हो गई। नदी की ओर मुंह करके उसने उस पार की चट्टानों को देखा। बोली, आज से लगभग 22 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़े सेठ के घर एक नन्ही मुन्नी गुड़िया ने जन्म लिया, परंतु उसने अपनी आंखें अभी खोली ही थीं कि माँ की आंखें बंद हो गईं। कोठी में कोहराम मच गया। उस सेठ ने अपना माथा पीट लिया, परंतु फिर होश आने के बाद उसके दिल में अपनी बच्ची के लिए इतना प्यार समा गया कि वह उसे एक पल भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। अपने हाथों से नहलाता, कपड़े पहनाता, खिलाता पिलाता और रोज घुमाने ले जाता। लोगों ने सेठ जी के अकेलेपन को देखा तो चाहा कि उनका घर फिर बसा दें, परंतु सेठ जी ने सदा इनकार कर दिया। परंतु एक दिन संबंधियों के जोड़ देने पर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक रिश्ते की लड़की से विवाह कर ही लिया, इस विचार से यदि उन्हें कुछ नहीं मिला तो बच्ची को ही माँ का प्यार मिल जाएगा। कोठी की चौखट पर एक बार फिर नई दुल्हन ने पग मारा, परंतु उसके पग रखते ही कोठी का नक्शा बदल गया। दुल्हन सुंदर थी, आंखों में जादू था, ओठों पर मुस्कान कि सेठ जी अपनी बच्ची को भी भूलकर उसके कैदी बन गए। उस सौतेली माँ ने आरंभ से ही बच्ची से घृणा बरती, जाने किस जन्म की शत्रुता थी। और एक दिन जब उस औरत की अपनी भी एक बच्ची उत्पन्न हुई तो वह सौतेली लड़की के लिए तो सर्प बन गई। समय मिलता और फुफकार उठती। अपने पति की अनुपस्थिति में वह इस बच्ची को झिड़कती, घृणा से धकेल देती, मारती और पीटती। बच्ची का पिता वास्तविकता सुनकर भी कुछ नहीं कहता, उल्टा बच्ची पर ही बरसकर पत्नी का पक्षपात करने लगता। अपनी पहली लड़की की शिकायत के पीछे उसे झूठी जिद दिखाई पड़ती। वह लड़की रो धोकर चुप हो जाती। उस बच्ची को कहीं प्यार नहीं मिला तो उसने एक दिन जहर खाने की ठान ली। शिप्रा की आवाज़ में दर्द में डूब गई। उसने बात जारी की, परंतु कोठी का एक नौकर उसे बहुत प्यार करता था। अपनी प्यार की छाया देकर उसने लड़की का पालन पोषण किया। उस बच्ची को जीने की आस मिली, फिर भी अपनों से प्यार न पाने के कारण वह बच्ची गंभीर होती चली गई। दिल उदास रहने लगा और आंखें वीरान, साथ ही मन चिड़चिड़ा भी हो गया। और जब वह अपनी जवानी पर पहुंची तो उसके इस स्वभाव ने उसका दिल पत्थर बना दिया। उसके सुंदर मुखड़े को देखकर यह अनुमान लगाया ना कठिन हो जाता कि यह एक बदमिजाज लड़की है जो छोटी छोटी बात पर भी झड़क देती है। एक दिन कोठी में एक राजकुमार आकर टिका। सेठ जी के दोस्त का लड़का था। सेठ जी बाहर गए हुए थे। कोठी की मालकिन ने राजकुमार की खूब आवभगत की। अपनी सगी बेटी को उसके समीप रहने का अधिक से अधिक अवसर देकर सौतेली लड़की को विशेष तौर पर उसके सामने न आने की आज्ञा दी। राजकुमार ने उसकी सगी बेटी पसंद कर ली, परंतु जाने के कुछ एक घंटों पहले जब उसकी भेंट अचानक ही सौतेली लड़की से हुई तो उसने अपना इरादा बदल दिया। सौतेली माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। क्रोध सहन नहीं कर सकी तो उसी रात उसने इस कांटे को सदा के लिए हटा देने की ठान ली।
अवसर निकालकर उसके दूध के गिलास में जहर मिला दिया। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। यदि वह दूध का गिलास उस अभागिन को मिल जाता तो अच्छा ही होता। ये दुख भरे दिन तो नहीं देखने पड़ते। शिप्रा का गला भर आया, आवाज भीग कर बदल गई, इस प्रकार मानो वह अपनी आप बीती ही सुना रही हो। उसने बात जारी रखी। उस जहर भरे गिलास को नौकर जब उस सौतेली लड़की के कमरे की ओर ले जा रहा था तो अचानक ही उसकी मुठभेड़ मालकिन की लड़की से हो गई। सदा के समान उस दिन भी वह नशे में झूमती देर से लौटी थी। नौकर के हाथ से उसने दूध ले लिया और बिना पूछे ही गटागट पी गई। फिर हंसकर अपनी सौतेली बहन का मजाक उड़ाती हुई वह अपने कमरे में चली गई। उस रात वह सोई तो फिर कभी आंख नहीं खोल सकी। माँ ने छाती पीट ली। अपना काला मुंह दिखाने के बजाय उसने आत्महत्या कर ली। फिर सेठ जी को तार दिया गया। जब उन्हें वास्तविकता ज्ञात हुई तो पछताए, रोए, अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। परंतु उस बेटी की धारा अब बदल चुकी थी। वह न रो सकी न हंस सकी। पिता ने लाख चाहा परंतु एक पल को भी उसने आंसुओं में उसने साथ नहीं दिया। स्वभाव पर चिड़चिड़ेपन की मोहर लग गई थी। दिल पत्थर हो गया था। शायद उसके अंदर की नारी मर चुकी थी। राजीव, सहसा शिप्रा ने पलटकर उसकी आंखों में झांका। वह लड़की, वह अभागिन लड़की मैं हूं, मैं। और बचपन से जवानी तक जिसने उसे प्यार दिया है वह गंगू काका है, हमारा पुराना नौकर। राजीव का दिल भर आया। मन हुआ शिप्रा की बाह थाम ले, उसे सांत्वना दे, उसके आंसू पहुंचे, उसके आ भरते ओठों पर सदा के लिए मुस्कान अंकित कर दे। परंतु आगे बढ़ने का उसमें साहस नहीं उत्पन्न हो सका। राजीव, एक पल रुककर शिप्रा ने फिर कहा। उसकी ओर देखा, आंखों में झांका। उसके ओंठ थरथराने लगे, आवाज में कंपन उत्पन्न हो गई, पलकें भीग गईं। उसने बात जारी रखी। इस नदी के समान मेरे पास भी सब कुछ है, धन, दौलत, सुंदरता, चरित्र, पवित्रता, परंतु मेरा अपना अस्तित्व नदी का यह उजाड़ इलाका है। यहाँ कोई आता नहीं, कुछ पूछता नहीं, गहराइयों में झांकता नहीं। इस दिल के अंदर इतने कांटे भरे हैं राजीव कि सांस की एक लहर भी लेती हूँ तो नासूर के समान दुखने लगता है। यही कारण है कि मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ। छोटी छोटी बात पर भी बहस पड़ने लगती हूँ। किसी की बात सहन नहीं कर पाती। अपने अभिमान में डूबी किसी के आगे झुकना नहीं चाहती। बिल्कुल इस नदी के समान जिसके चारों ओर नागफनी और बबूल हैं। पत्थर ही पत्थर किनारे से बाढ़ से भरे पड़े हैं। फिर भी वह दहाड़ती हुई अपने पथ पर अग्रसर है। इसकी पवित्रता पहले समान ही स्थिर है। मैं भी पैदाइशी पत्थर नहीं हूँ। कभी कभी मेरा दिल भी साफ चश्मे जैसा समान बहने लगता है। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम ही सोचो, क्या उस रात के उस मध्य जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं, देखा भी नहीं था, किस प्रकार तुम्हें अपनी कार में बिठा लेती। मैं भी एक इंसान हूँ, नारी हूँ। बस मेरा दिल पकते पकते एक नासूर बन गया है। इसके चारों ओर इस नदी के समान झाड़ झंकाड़ भरे पड़े हैं। शिप्रा की आंखें झलक आईं, आंसू गालों पर बहने लगे। सिसकियों के मध्य उसने बात जारी रखी। राजीव, इन कांटों के स्थान पर तुम फूल भर दो। इस नासूर पर प्यार का मरहम रख दो। इस दिल की तपती आग पर प्यार की ठंडक भर दो। मुझे अपनी बाहों में संभालो राजीव, क्योंकि मैं प्यासी हूँ, नदी के इस इलाके के समान जिसकी गहराइयों में अथाह ठंडक है। फिर भी अपने दामन में फूलों भर चमन देखने को यह तरस रही है। राजीव, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार। शिप्रा फूट फूट कर रो पड़ी। हिचकियां बंद गईं। आंखों के आंसू नदी की लहरों के समान कपोलों पर बह निकले। राजीव की छाती पर वह सिर रखते रखते रह गई। राजीव स्तब्ध था, खामोश रह गया। जिसे वह पत्थर की चट्टान समझता था, आज वह चट्टान प्यार के सोते द्वारा अंदर ही अंदर कटकर उसके चरणों में गिरने को व्याकुल थी। शिप्रा ने अपना जीवन उसके आगे एक पुस्तक के समान खोल दिया था। इसकी एक एक पंक्ति में केवल उसी का नाम था, केवल उसका, राजीव। शिप्रा को उसने ऊपर से नीचे तक देखा। सिसकियों के मध्य उसका मुखड़ा कांप रहा था। शिप्रा पर उसे बहुत तरस आया। उसका दिल फट गया। फिर भी अपने को रोकते हुए वह शिप्रा के समीप आया, बहुत समीप। झुककर उसने उसकी झुकी हुई पलकों में झांका तो उसकी गरम गरम सांसें उसके कपोलों को छू गईं। उफ, इतने मोटे मोटे आंसू पलकों पर मानो मोती ठहरे हुए कांप रहे थे। उसने देखा, इन मोतियों में उसका अपना रूप है, अपना प्रतिबिंब। मन चाहा इन मोतियों को चुन ले,
अपनी छाती के दामन में समेट कर छिपा ले। इन मोतियों का मूल्य क्या है? क्या है मूल्य? शायद शिप्रा की सारी दौलत, शायद संसार का सारा धन भी एकत्र करके इसे खरीदा नहीं जा सकता। उसका साहस नहीं हो सका कि इन्हें छू भी सके, कहीं उसका दामन छोटा ना पड़ जाए। उसके बढ़ते हाथ जहां के तहां रुक गए। शिप्रा वास्तव में एक बहती हुई विशाल नदी है, निर्मल, स्वच्छ, महत्वपूर्ण, और उसका अपना अस्तित्व। राजीव कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर सदा वहीं सांस लेना उसी का जीवन है। उसका दायरा सीमित है। शिप्रा की विशाल धारा में पड़कर वह एक पल को भी स्थिर नहीं रह सकता। ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखना उसकी भूल है। उसके लिए प्यार क्या यही कम है कि उसने अपने छोटे से अस्तित्व द्वारा शिप्रा के विशाल जीवन में प्यार की सुगंध भर दी है, उसकी धारा को परिवर्तित कर दिया है। उसका काम पूरा हो चुका है। उसे अब यहां से सदा के लिए चले जाना चाहिए। इतना ही उसके लिए बहुत है। शिप्रा से उसकी खामोशी सहन नहीं हो सकी। एक चट्टान मिट्टी के ढेले को न तोड़ सकी। एक नदी छोटे से तालाब पर नहीं छा सकी। उसका दिल फट गया। अपने आप पर और अधिक काबू पाना उसके लिए असंभव हो गया। वह तड़प उठी। राजीव, ओह राजीव, उसने सिसकियों के मध्य इस प्रकार कहा मानो उसके उसके प्यार, उसके दिल, उसकी बाहों की भीख मांग रही हो। राजीव का दिल फट गया। उससे सब्र नहीं हो सका तो उसने अपनी बाहें फैला दीं। शिप्रा एक लाश के समान उनमें आ गिरी। उसकी उलझी लटों पर अपने गाल रख दिए। शिप्रा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू प्यार का सहारा पाते ही सारे बंधन तोड़कर मौजों के समान उबल पड़े। कुछ पल तक दोनों इसी प्रकार खड़े रहे और धूप फैलती गई, गर्मी बढ़ती गई, परंतु उन्हें किसी बात की परवाह नहीं की। शिप्रा के आंसुओं से राजीव का कोट भीग गया। फिर जब शिप्रा की सिसकियां कम हुई तो राजीव ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपनी एक हथेली के सहारे उठाते हुए सामने किया। फिर दूसरे हाथ की उंगली द्वारा उसके आंसू पोंछे, भीगी पलकें साफ की, कोमलता से उसके कपोलों को पोंछा। फिर बहुत प्यार भरी शरारत से उसने उसके निचले ओठ को एक उंगली द्वारा हल्के से दबा दिया। शिप्रा के सफ़ेद दांत यूं खिल पड़े मानो वर्षा में सूर्य निकल आया हो। ओठों को छोड़कर वह हल्के से मुस्कुराया तो शिप्रा के ओठों पर भी गुलाब खिल गए। राजीव ने महसूस किया वह नदी अब प्यासी नहीं है। दूर दूर तक हरियाली छाई है, फूल खिले हैं, वातावरण सुगंधित है। शिप्रा अपनी इस नई मुस्कान के पीछे इतनी अधिक सुंदर लगी कि सारा संसार उसके कदमों में झुक सकता था। राजीव ने उसकी बिखरी लटों को और बिखेर दिया, मानो चंद्रमा को बदली ने ढांप लिया, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। चलिए, राजीव ने अपनी छाती के अंदर प्रसन्नता का अंबार समेटकर सुरक्षित करते हुए कहा। चलिए नहीं, चलो। राजीव ने अपनी लटों को पीछे झटक कर उसके घने बाल बिखेर लिए। राजीव ने एक बार सोचा, धीरे से मुस्कुराया और उसकी कमर में चुपचाप हाथ डाल दिया। चलिए से चलो कहने में उसे अभी समय की आवश्यकता थी। शिप्रा ने नदी पर एक दृष्टि दौड़ाई दूर दूर तक और फिर राजीव से सटकर कार की ओर वापस लौट चली। कार चढ़ाई पर दौड़ रही थी, बहुत आराम के साथ। गाड़ी राजीव चला रहा था। धूप के कारण छत चढ़ा दी थी और फिर शिप्रा की नटखट लटें उसके ओठों को चुंबन देती रहीं। अपने दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर राजीव के कंधे पर रखते हुए शिप्रा उसकी छाती पर झूल सी गई थी। फिर भी राजीव को सब कुछ एक सपने समान दिखाई दे रहा था। सब कुछ अनोखा था, अनहोना। गाड़ी और तेज चलाओ, कुछ देर बाद शिप्रा ने कहा। आवाज़ प्यार के सागर में डूबकर निकली थी। राजीव ने पैर एक्सीलेटर पर दबा दिया। अगल बगल के वृक्ष तेजी के साथ पीछे भागने लगे। और तेज। राजीव ने गति और बढ़ा दी। और तेज। शिप्रा ने उंगलियों द्वारा उसके बालों को बिखेरा। एक्सीडेंट हो जाएगा। हो जाने दो। शिप्रा नशे में मदहोश उसकी छाती पर झुकती चली गई। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरा दम तुम्हारी छाती पर निकले। शी। राजीव ने उसके ओठों पर उंगली रख दी। ऐसी अशुभ बातें नहीं निकालते। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जी चाहता है इसी प्रकार तुम्हारे साथ बादलों में दूर दूर तक उड़ती चली जाऊं। जिस ऊंचाई पर हम जा रहे हैं वह कम से कम बादलों से तो ऊंची ही है। राजीव ने उसकी बात का आनंद लिया। शिप्रा हंस पड़ी, बोली, हाँ बात तो ठीक है। वास्तव में चढ़ाई आ चुकी थी और समा परिवर्तित होने के साथ मोड़ भी जल्दी जल्दी आने लगे थे। पहाड़ी सुंदरी ने
इन्हें अपनी बाहों में संभाल रखा था। राजीव सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगा। सुंदर नगर में प्रवेश करते ही शिप्रा ने छत फिर बंद कर दी। अपना कार्डिगन उठाकर कंधे पर डाल लिया। वह राजीव कोठी जाने में झिझक रहा था, इसलिए पूछ लेना चाहता था, फिर भी साहस नहीं हो सका। वह पंकज जी तैश खाकर कोठी से चले गए। शिप्रा ने पंकज के प्रति घृणा की। क्यों? मुझ पर आदेश चलाना चाहते थे? शिप्रा बोली। थोड़ा हक क्या दे दिया तो सिर पर चढ़कर बैठना चाहते थे। सगा होता तो बहन की इच्छा का मूल्य भी मालूम होता। राजीव खामोश हो गया। सोचने पर विवश हो गया कि उसके कारण इन भाई बहनों के बीच फूट का पड़ना उचित नहीं हुआ। होटल में डांस के मध्य जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो पंकज ने मुझे बताया कि वह तुम्हें निकाल चुका है। बस उसी समय मेरा रक्त उबल गया। फिर वहीं होटल में ही मेरी उससे खूब झड़प हुई। आपकी सहेली ने कुछ नहीं कहा? राजीव ने उसका मन टटोला। कौन? सरोज? वह बोली। वह तो अंत तक चुपचाप रही। हाँ, उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था कि वह तुम्हारा पक्ष लेना चाहती थी। राजीव के मन में सरोज के प्रति और सहानुभूति समा गई। फिर जब तुम अपने क्वार्टर में भी नहीं मिले तो पंकज पर मुझे और क्रोध आया। शिप्रा ने फिर कहा। सुबह ही सुबह खूब झड़प हुई। मेरे निजी मामले से उसे संबंध भी क्या? बस इसी बात पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर चल दिए। फिर मैंने तुरंत लिली के घर का रास्ता अपनाया। सुंदर नगर की ऊंची सोसाइटी का कौन व्यक्ति है जो उसे नहीं जानता? वहाँ लिली तुम नहीं मिली, परंतु एक बूढ़े ड्राइवर ने बता दिया कि तुम रात ही में चले गए। परंतु मैं जानती थी वाराणसी जाने वाली गाड़ियाँ केवल 2 ही हैं, एक सुबह 9 बजे, दूसरी रात 8 बजे। बस तुरंत ही स्टेशन भागी और आखिर तुम्हें ढूंढ ही निकाला, है ना? शिप्रा ने उसे विजयी दृष्टि से देखा। राजीव के दिल में अगणित इच्छाएं बलवती हो उठीं। उसने पूछना चाहा कि जब रात को वह रॉयल होटल के उत्सव में जाने लगी थी तो क्या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी? शायद पड़ी हो, और ना मिलने पर जब ही वह देर से वहां पहुंची थी। सहसा एक मोड़ पर अचानक ही एक बस सामने आई तो कार टकराते टकराते बची। अपने मन की उत्सुकता दबाकर उसने अपना ध्यान रास्ते की कठिनाइयों पर समेट लिया। थोड़ी सी लापरवाही के कारण बहुत नीचे खाई में कार गिर सकती थी। शिप्रा ने राजीव के कंधे पर सिर रख लिया और खामोश हो गई। गाड़ी कोठी के पोर्टिको में रुकी तो एक ओर से राजीव उतरा, दूसरी ओर से शिप्रा बाहर आ गई। राजीव ने देखा आज चिनार, क्यारियां, फूल, भंवर, पक्षी सभी उसके स्वागत में नृत्य कर रहे हैं। आओ। शिप्रा ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। राजीव ने चलते चलते देखा दूर खड़ा गंगू काका उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राजीव एक छाया के समान शिप्रा के साथ हो लिया। अंदर पहुंचकर उन सारी वस्तुओं को गौर से देखा। सब कुछ पहले से भी नया और कीमती दिखाई पड़ा। इन सारी वस्तुओं के मालिक तुम हो। शिप्रा ने उसके स्वप्न की ताबीर की। आज नहीं तो कल तुम्हें ही यह सारी वस्तुएं संभाल कर रखनी हैं। यही नहीं, मेरी सारी दौलत, सारा जीवन, आत्मा, जन्म, सब कुछ तुम्हारे अधीन है। जैसे चाहो उपयोग में लाओ। परंतु एक बात अवश्य याद रखना राजीव, मेरे अतिरिक्त तुम कभी किसी और को प्यार मत करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बहुत विश्राम से यह पग आगे बढ़ाया है। पूरी ताकत, पूरी जान से तुम्हें चाहती हूँ। मेरे दिल को कभी ठेस मत लगने देना। राजीव ने एक उंगली पर उसकी बिखरी लट लपेटी और छितराते हुए मुस्कुरा दिया। तुम जाकर स्नान करो। शिप्रा ने कुछ देर बाद कहा। मैं भी तैयार होती हूँ। आज रात हम बाहर डिनर करेंगे। सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तुम भी भूखे होगे। राजीव अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। जिंदगी अचानक ही यूं करवट लेगी उसने सोचा न था। उसने स्नान किया, परंतु कपड़े वहीं थे। पलंग पर आड़े आड़े लेटकर वह स्वप्न में हकीकत का रंग भरने लगा। सहसा फोन की घंटी बजी। हेलो। रिसीवर उठाकर उसने लेटे ही लेटे पूछा। राजीव, शिप्रा कह रही थी मैं तैयार हूँ, तुम आ जाओ तो हम माल रोड चलें, बाजार भी करना है। जी। राजीव ने केवल इतना ही कहा और उठ खड़ा हुआ। राजीव जब बाहर निकला तो शिप्रा कार के समीप खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। गुलाबी साड़ी में उसका रंग शाम की लालिमा समान था। अपने आप को उसने आज विशेष रूप से संवार रखा था। टीस की हुई लटों में उसका मुखड़ा इतना सुंदर था कि राजीव स्तब्ध देखता रह गया। शिप्रा उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब बहुत ध्यान से देख रही थी। वह मुस्कुरा दी तो राजीव कुछ लज्जित सा हुआ। झेप मिटाने के लिए उसने झट समीप की क्यारी से एक गुलाब का फूल तो और
उसकी ओर बढ़ा दिया। इसे अपने हाथों से मेरे जूड़े में टांग दो। शिप्रा स्वयं ही उसकी ओर पीट करके खड़ी हो गई। राजीव का दिल धड़का। फिर इधर उधर देखकर कांपते हाथों से उसने शिप्रा की लटों में गुलाब टांग दिया। थैंक यू राजीव। शिप्रा ने पलटकर उसकी आंखों में झांका। तुम्हारे प्यार की इस भेंट को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। राजीव मुस्कुरा दिया। शिप्रा ने अपनी एक बांह आगे फैलाई, किसी शहजादी के समान। उसकी उंगलियां और कलाई सफ़ेद मखमली ग्लव्स द्वारा ढकी हुई थीं। राजीव ने कुछ झुककर अपनी उंगलियों पर उसके हाथ को सहारा दिया। शिप्रा पग बढ़ाकर बहुत आहिस्ता से कार के अंदर अगली सीट पर बैठ गई। उसे देखकर मुस्कुराई तो राजीव ने लपक कर स्टीयरिंग संभाल ली। साधारणतः कपड़ों में अपने आप को महसूस करके वास्तविकता स्थिर रखते हुए उसने एक ड्राइवर समान ही गंभीरता ग्रहण कर ली। माल रोड पर शिप्रा ने उसे एक बड़े गारमेंट हाउस के सामने गाड़ी रोकने को कहा। राजीव को साथ लेकर उसने उसके नाप का सूट खरीदा। जहाँ कहीं छोटा बड़ा हुआ उसने दुकान के टेलर को देकर तुरंत ही ठीक करने की आज्ञा दी और फिर फैशनेबल शू हाउस पहुंची। इसके बाद एक बड़ी घड़ी की दुकान पर। कौन सी घड़ी पसंद है? शोकेस तथा अंदर से अगणित घड़ियां निकलवा कर देखते हुए शिप्रा ने पूछा, परंतु राजीव के ओठों से एक शब्द भी नहीं निकल सका। अपनी अवस्था पर काबू पाकर भी वह अवाक था। शिप्रा ने उसकी स्थिति समझी, उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबा दिया, फिर स्वयं ही एक घड़ी पसंद की। चेक काटने के बाद उसे अपने हाथों से राजीव की कलाई पर घड़ी बांध दी। राजीव ने ऐसी कीमती घड़ी आज तक नहीं देखी थी। घड़ी के समान ही उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई। उसने सोचा, इतने पैसों से तो उसके घर की छत पक्की हो जाती, फर्श बन जाता, बहनों को कितने सारे कपड़े मिल जाते, माँ की दवा और पिता के लिए महीने भर का टॉनिक आ जाता। शिप्रा ने उसकी पुरानी घड़ी फेंक देनी चाही तो राजीव ने झट रोक दिया। कभी यादगार के तौर पर काम आएगी, उसने घड़ी लेकर जेब में रखते हुए कहा। अपनी हर वस्तु को मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ ताकि प्यार का अथाह सागर पाकर अपनी हकीकत ना भूल सकूँ। शिप्रा मुस्कुरा दी। घड़ी की दुकान ही में ज्वेलर्स की दुकान भी थी। शिप्रा ने एक कीमती अंगूठी खरीदी, हीरे की अंगूठी। राजीव की उंगलियों में उसने उसे पहनाया तो दुकानदार ने ढाक के साथ राजीव को देखा, फिर मुस्कुराकर ताली बजाते हुए बधाई दे दी। कीमत अदा करने के लिए जब शिप्रा ने 12,000 रुपये का चेक काटा तो राजीव के होश उड़ गए। सब जगह से फुर्सत पाकर शिप्रा उसे लिए फिर वस्त्रालय पहुंची तो सूट तैयार था। राजीव कपड़े बदलने के लिए ट्रायल केबिन में प्रविष्ट हो गया। तैयार होने के बाद उसने अपने आप को दर्पण में देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ। स्टील के रंग के सूट में उसका व्यक्तित्व देखते ही बनता था। शरीर स्वस्थ हो तो सुंदर कपड़ों से मनुष्य की शोभा दोगुनी हो जाती है। अपनी दृष्टि तीखी करके उसने अपने आप को हर कोण से देखा परखा। अपने आप पर उसे गर्व हुआ, परंतु फिर शिप्रा के एहसानों का एहसास करके उसके मुखड़े पर गंभीरता छा गई, आंखों में नमी समा गई। शिप्रा उसे कितना अधिक प्यार करती है और वह उसे सदा ही गलत समझकर कोसता रहा। अपने आप को उसने बुरा भला कहा। सहसा दर्पण में शिप्रा का प्रतिबिंब देखकर वह चौंक पड़ा। देर होने के कारण शिप्रा जाने कब स्वयं ही दबे पगों से अंदर चली आई थी। राजीव की छलकी आंखें देखकर उसके ओठों पर एक मुस्कान उभर आई। पीछे से आकर उसने राजीव के गले में अपनी बाहें डाल दी और मुखड़ा पीठ पर रख दिया। क्या सोच रहे हो राजीव? उसने पूछा। सोच रहा हूँ जो कुछ मेरे सामने है क्या यह वास्तविकता है? राजीव ने दर्पण में उसी प्रकार देखकर आह भरी। जो कुछ तुम्हारे सामने है वह तो वास्तव में एक स्वप्न है, शिप्रा उसकी पीठ पर झूलती बोली। राजीव का दिल कांप गया। पलटकर उसने शिप्रा को देखा। हाँ, शिप्रा बोली, वास्तविकता तो यह हुई कि जिसे तुम कब देख रहे हो, दर्पण में स्वप्न नहीं आएगा तो क्या आएगा? राजीव के गंभीर मुखड़े पर मुस्कान खिल गई। कल के राजीव और आज के राजीव में कितना अंतर है। राजीव ने शिप्रा के बगल में खड़े होकर स्वयं को दर्पण में देखा। ऐसी बात नहीं है, शिप्रा उसके सामने आकर बोली। राजीव वही है जो पहले था, बदली तो केवल शिप्रा है। शिप्रा की बहती हुई धारा में अंतर आ गया है। शिप्रा ने उसके संवरे बाल बिखार दिए। राजीव के ये घने बाल उसे बहुत प्रिय थे। जो बिखरते तो उसका मुखड़ा और खिल उठता था। अच्छा, तुम बाल संवार कर आओ, मैं पेमेंट कर रही हूँ, शिप्रा ने चलते चलते कहा। बाल संवार कर राजीव जो ही केबिन से निकलने लगा, सामने लिली पड़ गई। उसे देखते ही वह ठिठक गया। लिली भी चौंक पड़ी। अरे राजीव, तुम? हाँ, राजीव ने उत्तर दिया, परंतु तुम यहाँ कैसे?
बस यूं ही कपड़े का ट्रायल लेने आई थी। सहसा कहते कहते उसकी नज़र राजीव के पूरे अस्तित्व पर पड़ी। वह चौंक गई, एक आह लेकर बोली, ऐसा लगता है मानो कोई लॉटरी हाथ लग गई है। ऐसा ही समझ लो। राजीव ने आंखें चमकाईं। कहीं के राजकुमार लगते हो। लिली ने फिर आह भरी। धन्यवाद। वीर अंकल बता रहे थे कि तुम वाराणसी चले गए। कुछ देर बाद लिली ने कहा, मैं तो डांस के बाद शैवाल के बंगले चली गई थी। इतनी शराब पी रखी थी कि दिन को 2 बजे आंख खुली। जब पहुंची तो मालूम हुआ तुम जा चुके हो। हाँ, चला तो अवश्य गया था, परंतु फिर किसी के प्यार भरे एहसानों ने मेरे पगों में बेड़ियां पहना दी। और अब तो मुझे भी और कोई समय नहीं है। वह क्यों? शैवाल के जाल में उलझ गई हो शायद। उसे मुझसे प्यार हो गया है, लिली ने बहुत विश्वास से कहा। अच्छा, मैं चलूं? शैवाल मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ एक कोर्ट का ट्रायल देने चली आई थी। बाय बाय। लिली साथ एक केबिन के अंदर चली गई। राज को लिली पर अफसोस हुआ। यदि वह रुकती तो एक बार और उसे समझाने का प्रयत्न करता। वह आगे बढ़ा तो शिप्रा काउंटर पर खड़ी उसी को देख रही थी। वह इस प्रकार ठिठका मानो लिली से मिलकर उसने कोई बड़ा पाप कर दिया है। वह लिली थी, उसने स्वयं कहा। मिल गई तो बात करनी ही पड़ी। कुछ रुककर उसने फिर कहा, आपसे मेरी एक विनती है, कभी मुझे गलत नहीं समझिएगा, और यदि कभी मन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो कृपया मुझे अपनी सफाई का मौका अवश्य दीजिएगा। आपका विश्वास स्थिर रखने के लिए मैं किसी की भी परीक्षा में उतारने को तैयार हूँ। शिप्रा के ओठों पर गुलाब खिल गए। शिप्रा को दुकान के मैनेजर ने रसीद लाकर देते हुए कहा, कुछ सूट कल सुबह ही कोठी पहुंचा दिए जाएंगे, कुछ 3 दिन बाद, बाकी अगले सप्ताह में पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है। शिप्रा ने लापरवाही से रसीद लेकर पर्स में डाल दी। राजीव ने चकित दृष्टि से शिप्रा को देखा। इतने सारे सूट? जब वे बाहर निकले तो शैवाल उनकी कार के समीप किए खड़ा सिगरेट पीता हुआ ओंठ चबाकर उन्हीं को देख रहा था। दृष्टि में डाह की आग थी। शिप्रा ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। राजीव भी नज़र टालकर अंदर बैठ गया। शिप्रा उससे यूं समीप सटकर बैठ गई मानो संसार को दिखाकर प्यार करना चाहती हो। उस रात दोनों ने शहर के सबसे सुंदर होटल में डिनर किया। फिर बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर थिरकते रहे। उस रात उनके बीच कोई रुकावट नहीं थी, कोई संकोच, कोई खिंचाव नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के और समीप आ गए। शिप्रा हर पग पर राजीव की बाहों में शरीर समेटे जाती थी, परंतु राजीव ने एक बार भी गलत साहस नहीं किया। शिप्रा को वह ऐसे फूल समान संभाले रहा जिस पर हवा का झोंका भी पड़ जाए तो गर्द जम जाती है। इसके साथ ही राजीव के अंदर एक भाव था, हीनता का भाव, जिसके कारण वह शिप्रा के आगे होकर किसी भी अवस्था में अपनी इच्छाओं की भेंट नहीं बना सकता था। कहाँ शिप्रा और कहाँ वह? क्या यह प्रेम सचमुच सार्थक हो सकेगा? शिप्रा ने अपनी इच्छाओं द्वारा उसके दिल तो खरीद तो नहीं लिया है, या वह सचमुच ही उसे प्यार करने लगा है? रात के 1 बजे वे कोठी पर पहुंचे। बरामदे में शिप्रा ने उसके गले के दोनों ओर अपनी बाहें डालकर आपस में उंगलियां मिला ली। फिर आंखों में आंखें डालकर अपने ओठ उसके ओठों के समीप कर दिए। नशे से भीगी आवाज़ में बोली, गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट, राजीव ने भी कहा। शिप्रा मुस्कुराई, उसके सवेरे बालों को बिखार कर सामने किया और कोठी के अंदर भाग गई। एक पल राजीव वहीं खड़ा रहा, फिर सिर झुकाए अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर वह चौंक पड़ा। दरवाज़ा तो खुला है। वह झट अंदर गया, बत्ती जलाई। उसका सारा सामान गायब था। वह दूसरे कमरे में पहुंचा तो गंगू काका को सोता देखकर उसे और आश्चर्य हुआ। गंगू काका प्रकाश आंखों पर चुभते ही झट उठकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो काका? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। और यह मेरा सामान सब कहाँ चला गया? अब यह क्वार्टर आपका नहीं रहा। गंगू काका के ओठों पर एक भेद भरी मुस्कान थी। उसने बात जारी रखी, यहाँ पर अब दूसरे सेक्रेटरी रहेंगे, परंतु अभी नहीं, बाद में। लेकिन राजीव कुछ समझ नहीं सका। आप इस कोठी के विशेष गेस्ट हाउस में रहेंगे। गंगू काका ने उसकी चिंता दूर की। आपका सारा सामान वहीं है। ओह! शिप्रा के एहसानों तले राजीव और दब गया। तभी उसने गंगू काका के व्यवहार पर भी गौर किया। लेकिन गंगू काका, यह तुमने आप क्यों लगा रखी है? अब यही शब्द आपके लिए उपयुक्त है। नहीं गंगू काका, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए सदा वही रहूँगा जो बनकर आया था। मुझे पहले जैसा ही प्यार पसंद है, जिसमें संकोच की कोई दीवार नहीं।
गेस्ट हाउस कोठी के अंतिम 2 कमरों को लेकर बहुत सुंदर बनाया गया था, जिसका सभी सामान कोठी के स्तर का था। सोने वाले कमरे में एक दरवाज़ा कोठी के अंदर जाने को भी खुलता था। गेस्ट हाउस भी वातानुकूलित था। उसके नथनों में सुगंध प्रविष्ट हुई तो वह खिड़की के समीप जाकर खड़ा हो गया। खिड़की शीशे के पटों से बंद थी। अंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे गमलों में अनेक प्रकार के फूल मुस्कुरा रहे थे। बाहर चंद्रमा का पूरा प्रकाश था। कुछ सोचकर उसने खिड़की खोली और दरवाजे पर निकल आया। वातावरण सुंदर था। लॉन महका महका, जैसे रात की रानी उसके नीचे ही थिरक रही हो। कुछ देर वातावरण से मुग्ध होने के बाद जब अंदर आते हुए उसने अपने पीछे खिड़की के पल्ले बंद किए तो सहसा चौंक पड़ा। सामने बेंत की कुर्सी पर शिप्रा बैठी झूल रही थी। उसकी घनी काली लटें खुलकर बाहर की बदलियों समान चंद्रमा के आसपास निखर गई थीं। सफ़ेद रेशमी गाउन में उसका गुलाबी शरीर झलका झलका सा था। आंखों में सितारों की चमक और ओठों पर एक चंचल मुस्कान। अरे आप? उसने आश्चर्य से पूछा। जी, शोखी से कहती हुई वह उठ खड़ी हुई। उसके सामने आई और कमरे के वातावरण पर हाथ फैलाकर एक कनीज समान बोली, हुजूर को पसंद आया यह छोटा सा गरीब खाना? आज से आप यहीं रहेंगे, शिप्रा फिर बोली। अब तक कि शीघ्र ही यह कनीज दुल्हन बनकर आपके कदमों की खाक ना बन जाए। राजीव को कुछ कहने को शब्द नहीं मिल सके। उसकी बातों से वह स्वयं लज्जित हुआ जा रहा था। अगर हुजूर के आराम में इस छोटी कोठरी के कारण खलल पहुंचता हो तो बिना झिझक आप कोठी में रह सकते हैं। बंदी को इसमें रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शिप्रा ने फिर छेड़खानी की। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, राजीव ने गंभीर होकर कहा। ओ राजीव! शिप्रा सब कुछ भूलकर उसकी छाती से लिपट गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे गलत मत समझना, शिप्रा ने गंभीर होकर कहा। राजीव ने उसकी लटों पर हाथ फेरा, उसके गाल को हल्के से थपथपाया, प्यार से बोला, स्वीट ड्रीम्स। शिप्रा मुस्कुरा दी, बोली, स्वीट टू यू ऑल्सो। और फिर वह चली गई, जीवन के हसीन सपनों को देखने के लिए, जिसकी ताबीर उसकी मुट्ठी में थी। तो मित्रों, इस प्रकार प्यासी नदी का तीसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए इसका चौथा और अंतिम भाग अवश्य सुनें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वे भी पुरानी रोमांटिक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।